नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने वाले पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल वो किस मसले पर, और आज का जो मसला है वो है आम आदमी पार्टी को लेकर। वो आम आदमी पार्टी जिससे मैं लंबे समय तक जुड़ा रहा और अब लंबे समय से उनसे पूरी तरीके से अलग हो चुका हूं। दरअसल चर्चा में आम आदमी पार्टी इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है और उनके खिलाफ जो संघर्ष है या संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में ये कहा और ये बताने की कोशिश की कि अब आम आदमी पार्टी अपने आप में, नेता नहीं, आम आदमी पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी एक्यूज्ड बन गई है, उसको एक्यूज्ड बना लिया गया है। जिस तरीके से एक्साइज का जो घोटाला था, जो शराब घोटाला था, और उससे जो पैसे लेने के जो आरोप थे, उनका इस्तेमाल गोवा में चुनाव के प्रचार में किया गया, यानी उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की जो बेनिफिशियरी है वो आम आदमी पार्टी पर से है। और अगर आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी तो कोई स्थूल सजीव चीज तो है नहीं। आम आदमी पार्टी का मतलब उनके अपने कार्यकर्ता, उनके अपने पदाधिकारी, उनके अपने सर्वोच्च नेता, यही आम आदमी पार्टी है। तो एक तरीके से इसमें भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अब फंस गए हैं। उधर मनीष सिसोदिया की बेल को लेकर जज संजय कुमार ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया है और मनीष सिसोदिया, जैसे कि आप जानते हैं, लगभग 1.5 साल से जेल में है और उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। तो एक सवाल खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता और खुद मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी इस वक्त जेल में है। वैसी स्थिति में आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी बचेगी या खत्म हो जाएगी? जानेंगे कुछ श्रवण जी। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विशेष कार्यक्रम में। आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जी। ये जो मुद्दा है इसमें केवल आम आदमी पार्टी का मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो आम आदमी पार्टी है कि उसका अस्तित्व क्या होगा, वो जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी। जी। जो नई चार्जशीट ईडी ने 7th चार्जशीट जिसको कहा गया है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो दाखिल की है, उसमें गंभीर आरोप लगाए हैं और केजरीवाल को 37वें नंबर पर एक्यूज बनाया है और आम आदमी पार्टी को 38वां एक्यूज बनाया है। जी। उसमें ये कहा गया है कि मतलब जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जो एजेंसी की रिपोर्ट्स में पढ़े हैं, कि केजरीवाल जी को सरगना बताया गया है इस पूरे षड्यंत्र का। किंग पिन शब्द का उपयोग है और ये कहा गया है कि जो पूरी की पूरा षड्यंत्र था वो इनके नेतृत्व में वो बना और उसमें कैबिनेट के उनके कोलीग्स, आम आदमी पार्टी के लीडर और कुछ दूसरे लोग, उन्होंने उसको षड्यंत्र को गढ़ा और उसका उद्देश्य ये था कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। और ये 21-22 की जो एक्साइज पॉलिसी थी ये उसको लेकर है और वो 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए प्राप्त किए गए और भेजे गए, हवाला का इस्तेमाल हुआ और उसका इस्तेमाल, जैसा आपने कहा, गोवा के चुनाव प्रचार में किया गया। मतलब इसमें एक चीज ये भी है कि इसका उपयोग केजरीवाल ने अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए नहीं किया और आम आदमी पार्टी के लोगों ने अपने लाभों के लिए नहीं किया, चुनाव प्रचार के लिए किया। इसमें से 4-5 पॉइंट निकलते हैं आशुतोष जी, जो कि बहुत गंभीर रूप से विचार करने का भी है। और ये मामला केवल चार्जशीट का नहीं है और उसमें आरोप का नहीं है। इसमें एक मामला ये है कि क्या विपक्षी दलों ने कोई चिंता व्यक्त की है क्या कि उनके गठबंधन का एक प्रमुख राष्ट्रीय दल का अस्तित्व खतरे में है।
तब बड़ा मुद्दा है ये कि जो आम आदमी पार्टी है वो कुल देश के जो 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं, जिसमें एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, एक बीएसपी है, एक सीपीएम है और एक नेशनल पीपुल्स पार्टी है और एक आम आदमी पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना बड़ी बात है और इसमें बीएसपी को छोड़ दें तो बाकी सभी जो 5 हैं वो गठबंधन में हैं, दोनों 2 गठबंधन है उसमें है। तो पहला मुद्दा तो ये है कि विपक्षी दलों को ने इस बारे में कुछ सोचा है क्या, या विपक्षी दलों में चिंता है क्या, या विपक्षी दलों ने किसी भी तरह का इनिशिएटिव लिया है क्या, ये जो सरकार कर रही है या ईडी कर रही है उसके खिलाफ। पहला मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा ये कि जो इलेक्टोरेट है खासकर दिल्ली का और पंजाब का, उसने भी क्या मान लिया है कि ये जो केजरीवाल हैं वो करप्ट है, क्योंकि जो दिल्ली का मतदाता है जिसकी पीठ पर या कंधे पर सवार होकर इतना बड़ा आंदोलन चला और केजरीवाल सत्ता में आए, वो उसकी तरफ से कोई ताकत नहीं है, मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं है, या तो ये मान ले कि उनको कोई लेना देना नहीं। तो आप थे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दलों को तोड़ रही है, महाराष्ट्र में जिस तरह से या दूसरी जगह पर घटनाएं हो रही है, एक बड़ा मुद्दा ये है। एक मुद्दा ये है कि केजरीवाल जो हैं वो इतने संकटों के बावजूद पता नहीं चल रहा है कि आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। मतलब आम आदमी को पार्टी को बचाने का मतलब ये है कि उन्होंने अभी तक अपने पावर्स को डेलीगेट नहीं किया है। एक बड़ा मुद्दा है ये, बड़ा डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि आप डेलीगेट करेंगे कि नहीं करेंगे अपने पावर्स को। जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन ने तुरंत कर दिया, मतलब चंपई सोरेन को बना दिया और वो छूट गए तो वापस मुख्यमंत्री बन गए जी। केजरीवाल ने अभी तक इस तरह का कुछ दिखाया नहीं है कि वो इस तरह की कोई उनकी तैयारी है कि वो चाहते हैं कि पार्टी जिंदा रहना चाहिए। केजरीवाल का कोई मतलब नहीं है और वो किसी योग्य व्यक्ति को अपने साथ अपनी जगह नियुक्त कर दें, वो उस तरह का इनिशिएटिव नहीं दिखाया। मैंने एक पॉइंट तो आपको कहा है जी। क्या प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी या सरकार विपक्षी दलों को एक एक करके समाप्त कर सकती है क्या, क्योंकि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के भाषण को अगर रेफर करें तो उन्होंने 2-3 चीजें कही। उन्होंने चीजें ये कही कि उन्होंने एजेंसियों को खुली छूट दे दी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और राहुल गांधी का बगैर नाम लिए उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ के घोटाले के दोषी लोग बेल पर बाहर हैं अभी, और उसमें इशारा नेशनल हेराल्ड के केस का भी है और अगस्ता वेस्टलैंड का भी है। तो ये जो मोदी जी का कहना है विपक्षी दलों के बारे में, जो इस्तेमाल भी हो रहा है, जो सामने दिख रहा है, जो काफी मतलब चिंता का कारण है, क्योंकि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी घेरे में है, सोरेन का मामला चल रहा है,
उद्धव के परिवार पर भी आंच आ चुकी है और शिवसेना के कई नेताओं पर आंच आ चुकी है और कई नेता जो जिसको कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन कहा गया है कि जैसे जाते हैं सब सारे जो गुनाह है वो सब साफ हो रहे उसमें। तब अगर बीजेपी में चले जाएं तो फिर जीरो टॉलरेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अशोक चौहान चले गए या बहुत सारे लोग चले गए। मतलब एक इसमें पॉइंट ये भी है कि अगर इतना बड़ा देश है और हर एक आदमी के हाथों कोई ना कोई तो गलती हुई है जी। देश में, तो अगर सबको जेल में डालना हो तो आधी आबादी को डाला जा सकता है, देश की आधी से ज्यादा आबादी को जेल में डाला जा सकता है। अब आखिरी पॉइंट पर मैं आता हूं। आखिरी पॉइंट यह है आशुतोष जी कि ये जो चल रहा है इसका जो असर है वो हरियाणा के चुनाव पर और दिल्ली के चुनाव पर क्या पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा था कि एक मौका ऐसा आया था कि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल जी को रिहा करने की बात कह दी थी और उनकी पत्नी रवाना होने वाली थी उनको रिसीव करने के लिए और तभी स्टे आ गया ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर और वो पूरा मामला रुक गया। और उसके बाद से जो नए डेवलपमेंट जो हो रहे हैं वो अलग किस्म के हो रहे हैं। हमने ये भी सुना था कि संजय सिंह ने कहा था कि जो इंडिया गठबंधन के साथ जो अलायंस था वो लोकसभा के पोल तक था और बाकी का फैसला अरविंद केजरीवाल करेंगे जो बाहर आएंगे। अब अगर इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन नहीं होता है हरियाणा में इस साल और दिल्ली में अगले साल, और लोकसभा में हुआ था हरियाणा में कुरुक्षेत्र की सीट मिली थी आम आदमी पार्टी को, बाकी सीटें कांग्रेस ने मिली और जीती भी और काफी परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो विधानसभा चुनाव तक अगर केजरीवाल जी बाहर नहीं आते हैं, हरियाणा तक नहीं आते हैं या दिल्ली तक नहीं आते, या लंबा खिंच जाता है। तीन तीन नेता जैसा आपने भी कहा, सत्येंद्र जैन भी हैं, मनीष सिसोदिया भी हैं जेल में और केजरीवाल जी भी हैं और अब तो पूरी कैबिनेट को उन्होंने जोड़ लिया है चार्जशीट में कि पूरी कैबिनेट है और पूरी पार्टी है। मतलब हर आदमी जो कैबिनेट का सदस्य है आम आदमी पार्टी में है वो वल्नरेबल है इसके लिए। तो हरियाणा के चुनाव में क्या होगा और दिल्ली के चुनाव में नतीजे क्या होंगे और क्या इससे कोई विपक्षी एकता पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा अगर ऐसे ही चलता है मामला जैसा अभी चल रहा है तो उसका फायदा किसको मिलेगा। मतलब बीजेपी को फायदा मिलेगा कि जैसे कांग्रेस की एक इंटरनल रिपोर्ट लोकसभा चुनाव के बाद अभी आई है जो अखबारों में आई है और उसमें जो 3 सीटें थी कांग्रेस के पास उसको लेकर जो पब्लिक में आया है वो ये आया है कि आम आदमी कांग्रेस के कैंडिडेट्स के हारने का कारण ये बताया गया था कि आम आदमी पार्टी के जो वोट्स थे वो कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं हुए। कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जैसे चांदनी चौक में नहीं हुए या और लोगों को नहीं हुए। आम आदमी पार्टी के लोग भी कह सकते हैं कि भाई हमारी हार के पीछे भी यही है कि जो कांग्रेस के नेता थे वो तो पक्ष में थे ही नहीं, अलायंस के ही पक्ष में नहीं थे। मैं इसको एक विपक्षी एकता के लिहाज से भी देखता हूं और ये भी देखता हूं कि कल से अगर किसी और नेता पर आंच आती है तो इंडिया अलायंस का एटीट्यूड या इंडिया अलायंस के नेताओं का एटीट्यूड या और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनका नजरिया क्या होना चाहिए या ममता बनर्जी का ही क्या रवैया है इस पूरे मामले में जो चल रहा है। एक पार्टी दिख रहा है कि समाप्त होने के कगार पर है और वो हो जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा। एक राष्ट्रीय पार्टी का समाप्त हो जाना
विपक्ष की पार्टी का समाप्त हो जाना या कमजोर हो जाना क्या कोई राष्ट्रीय घटना नहीं है। और जो जो पार्टी सिर्फ 13 साल पहले एक बड़े आंदोलन के कारण सत्ता में आई और इतना प्रॉमिसिंग उसका वो रहा, वो उसको क्या जो जो सत्ता में पार्टी है वो इस तरह से खत्म कर सकती है क्या? तो अगर कर सकती है तो वो सब पार्टियों को भी खत्म कर सकती है, बाकी पार्टियों को भी खत्म, वो जी। पूरे विपक्ष को भी खत्म कर सकती है। तो इसलिए मैं एक ये जो मुद्दा है कि मुझे लगा कि ये मामला केवल चार्जशीट का नहीं है, 7th सप्लीमेंट्री चार्जशीट का नहीं है ईडी की, उसमें लगाए गए आरोप का भी नहीं कि उनको किंग पिन बताया गया है, कॉन्स्पिरेटर बताया, की कॉन्स्पिरेटर बताया गया है और एक्यूज बताया गया है 37वें नंबर का और आम आदमी पार्टी को 38वां। इसलिए मैंने सोचा कि ये दिल्ली की जनता और आम नागरिक, विपक्षी दल और तमाम लोगों के डिबेट में ये जो पॉइंट्स हैं ये आना चाहिए कि चल क्या रहा है, मतलब, और सब लोग खामोश क्यों हैं, मतलब इतनी खामोशी क्यों है कि एक आदमी और एक पार्टी इस तरह से समाप्त हो जाए। एक मुद्दा अलग है कि केजरीवाल जी ने बयान देना बंद कर दिया है मोदी जी के खिलाफ, या कोर्ट जेल से अब उनके बयान नहीं आते हैं और ना ही वो इस तरह की कोई चीज आ रही है कि वो जेल से सरकार को चला रहे हैं। तो अब ये भी पता नहीं है कि दिल्ली की सरकार कौन चला रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।